जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे मुख्यमंत्री होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, शासन सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस शासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता भंडारी के कातिल को गोली मारो तालों को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में आओ, सरकार होश में हो, मुख्यमंत्री होश में हो। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है उसको लेकर हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी लोग इस हत्याकांड की मजम्मत कर रहे हैं। सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सवाल उठने लाजमी हैं। अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है और जो हत्या में है वो भाजपा के जो नेता हैं उनका पुत्र उसमें शामिल है। उसके बाद उसको गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो अलग अलग जगहों पर फूट रहा है। सभी जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। इस समय हम लोग हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी में तिकोनिया चौराहे पर कई संगठन हैं, यहाँ पर उनके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और वो आप देखेंगे यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल अंकिता भंडारी के मामले में लोगों को गुस्सा तब भी फूटा जब स्थानीय भाजपा विधायक हैं उनकी गाड़ियों के भी शीशे यहाँ पर तोड़े गए हैं। उनका जो फैक्ट्री है वहाँ भी आग लगा दी है स्थानीय लोगों ने। अलग अलग तरह की खबरें इस पूरे मामले में चल रही हैं और एक 19 साल की पहाड़ की बेटी की जघन्य हत्या कर दी जाती है। उसको चीला नहर में उसको भाजपा नेता के पुत्र द्वारा उसको फेंक दिया जाता है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा इस पूरे मामले में, क्योंकि पूरे राज्य में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, खासकर विपक्षी जितने भी दल हैं और जो सामाजिक संगठन हैं, पॉलिटिकल संगठन हैं, वो सभी लोग इस पूरे मामले में मुखर हैं और वो शासन प्रशासन से इस पूरे मामले में सख्ती चाहते हैं। हालांकि उन सबकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसकी जड़ों पर मामला हो रहा है कि आखिर इस तरह की जो वारदातें हैं ये क्यों वजूद में आती हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या नाम है सर आपका? हत्यारों को भुवनचंद जोशी जी। भुवनचंद जोशी जी हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं अंकिता भंडारी के मामले में, क्या कहना है? देखिए, हमारी बहन अंकिता भंडारी की सरेआम जो है हत्या की गई, हाँ और वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा। हाँ जो उत्तराखंड की सरकार है उसी के पार्टी का आदमी है, और उसने जो है एक बहन जो अपने घर से अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने और उनके लिए एक सपना देखा था, जो माँ बाप ने उस बहन की हत्या कर दी गई सरेआम। और जो सरकार ने जो लीपापोती करी है, हाँ। जिस तरीके से लीपापोती करी है पूरे केस में, वो बुलडोजर को रात को ढहाना और जो जितने साक्ष्य से सब खत्म कर देना, ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई है जो अपने बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर हम सरकार से कह रहे हैं कि अगर तुमने जरा भी इसमें लापरवाही करी और उत्तराखंड के जो हमारे जो बहनें हैं, जिस तरीके से ये हुआ है, वो जो है उसमें फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाए और दोषियों को सीधे फांसी होनी चाहिए। और जो ये सब लोगों की मांग है, सब लोगों की भावनाएं हैं, और वो भावनाओं के आधार पे सारे लोग कि आज जो है उत्तराखंड में जो सारे जो जितने ऋषिकेश हो, धर्मनगरी, हरिद्वार हो या उत्तराखंड के कोई भी जगह है, जिस तरीके से ये जो
जो असामाजिक तत्व जो रिसोर्ट चला रहे हैं, जो ये सारा कार्य कर रहे हैं, इलीगल तरीके से काम हो रहा है, इसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और पूरे उत्तराखंड में हो रहा है ये काम। और जो हमारी बहनें माताएं आज सुरक्षित नहीं है पूरे उत्तराखंड में, जिस तरीके से पूरा जो माहौल देख रहे हैं आप, हमारी अपने माताओं और बहनों की हमें बड़ी चिंता है और उनकी चिंता को लेकर हम सब लोग आए हैं। हमारी बहनें आई हैं, हमारे भाई लोग, सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार ये दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक। ये मुख्तलिफ संगठन है या किसी एक संगठन के बैनर तले आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सारे लोग मिक्स होकर के कर रहे हैं। हम लोग, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूँ जी, और ये हमारे साथी लोग सारे लोग मुख्तलिफ संगठन है। हमने आह्वान किया था, ये साथी लोग सब हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं, सब राज्य आंदोलनकारी। जी, क्या नाम है आपका? जब वहाँ पर अरेस्टिंग भी हो चुकी है तो क्या अब ये गुंजाइश बाकी रहती है? अरेस्टिंग तो हो चुकी है और हम सरकार में देख चुके हैं कितने केस हो चुके हैं लड़कियों के। हाँ। ठीक है, बड़े बड़े सत्ताधारी है ना, उन्होंने कभी भी मतलब यहाँ पे किसी भी लड़की को इंसाफ नहीं मिला यहाँ। हाँ। क्योंकि इससे आपने देखा होगा, यहाँ हमारे यही प्रीति हत्याकांड हुआ, जौहरी हत्याकांड, कितने हत्याकांड हुए और बड़े बड़े विधायक के बच्चों नहीं करे वो हत्याकांड। ठीक है, लेकिन उनको आज तक कभी भी इंसाफ नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बहन अंकिता भंडारी है, जो इतनी गरीब तबके से थी और एक जॉब करने के लिए वो ऋषिकेश गई थी, ठीक है, वहाँ पे उसको कॉल गर्ल बनाने की चेष्टा की गई, उसको कॉल बनाने के लिए, उसको कॉल गर्ल बनाने के लिए जब उसने मना कर दिया, उसने विरोध कर दिया, तो उसकी नहर में गिरा के उसकी हत्या कर दी गई। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो यहाँ, और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, सुनीता जी, क्या चाहती हैं? फिलहाल उनका अरेस्टिंग कर ली गई है और उनको पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका जो भाई है हत्यारोपी, उसको भी वहाँ से आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है, भाजपा से भी निष्कासित कर दिया है। यहाँ तक के लोगों का गुस्सा फूटा और भाजपा के विधायक थे, उनकी गाड़ियों पर भी पथराव वगैरह वहाँ पर हुआ। चाहते हैं कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। हमारी उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड की तो कोई भी बेटी हो, आरोपी को फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर हरीश रावत हैं। हरीश रावत, जिस तरह उनके रिसोर्ट में आग लगती है और आरोप ये लगते हैं कि सबूत वगैरह मिटाने की भी एक तरह की कोशिश है, ये आग लगाई गई है। बिल्कुल। हाँ। आज मुख्यमंत्री जी अपने फेसबुक में खुद लिखते हैं हाँ। कि बुलडोजर चलाया रात को। हाँ। और पौड़ी के डीएम कहते हमने कोई आदेश नहीं दिए, पुलिस कस्टडी में वो रिजॉर्ट होता है। आखिर क्या आन पड़ी थी रात को वहाँ पर बुलडोजर चलाने की और आग लगाने की? ये सरासर अपने लोगों की जान बचाने के लिए की गई हरकत है। हमारी पहाड़ की बेटियों के साथ ये लगातार इस तरीके की हरकतें करते आए हैं। और अंकिता एक उदाहरण है, स्वाभिमानी लड़की थी जिसने हमारे पहाड़ को आज चेताने का काम किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को गोली मार दी जाए सरेआम, फांसी की सजा तुरंत फास्ट ट्रैक में चला के उसको फांसी दी जाए। एक उदाहरण बने इस उत्तराखंड में लोग बाहर से आके हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमारे माँ बहनों की आहुति से उत्तराखंड बना है और आज हमारा माँ बहनों का ही जी का जंजाल इस प्रदेश बन गया है। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए, वो उनके अरेस्टिंग भी करवाते हैं, खुद भी मजम्मत करते हैं, उसके बाद भी देखिए ये सब कुछ इस सरकार में जो लोग हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है जो कृत्य कल से दिखते आए, इस सरकार के कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल है। उसके पिताजी, उसके भाई के अलावा आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस मांगी जा रही थी? उस व्यक्ति का भी खुलासा होना चाहिए क्या? और दूसरी बात, 1-1.5 महीने से पहले हाकम सिंह को अंदर जेल गया, तो आखिर आज ही क्या हुआ कि उसके रिजॉर्ट में भी बुलडोजर चलाने लगे हैं? कि वो जेल में रहे, हम ये नहीं चाहते क्योंकि जेल में रह के वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। वो जेल में भी वो जेल में भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जो नेताओं के बेटे होते हैं। ठीक है, नेताओं के बेटे का जितने भी सत्ताधारी है या भू माफिया के बेटे हैं, कोई भी हो। नहीं, मैं एक और सवाल छूट रहा है। हाँ। रोजगार का सवाल। वो रोजगार पाने के लिए ही तो रिजॉर्ट में काम कर रही थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि पलायन ना हो, हाँ। और जब रोजगार यहाँ मिलेगा तो इस तरह की हरकतें महिलाओं के साथ, ये एक बड़ा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हम चाहते हैं कि ऐसी हमारी लड़कियों के साथ ऐसा मामला ना आए अब। और इसलिए इनको दोषियों को फांसी होना चाहिए। तो फांसी क्या, मैं तो कह रही जनता के हवाले कर दिया जाए इन सालों को। फांसी तो एक मामला है, लेकिन जो व्यवस्था चल रही है उस पर तो कोई फिर उस पर फर्क कैसे पड़ेगा? फिर फांसी तो चलिए हो जाएगी, बहुत सारे मामलों में हुई भी है पहले। हाँ। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर जो मामला हुआ था, चाहते कि इसमें देरी हो, निर्भया कांड की तरह देरी हो। हम नहीं चाहते कि उनके माँ बाप भी दर्द की ठोकरें खाएं। हम चाहते कि उनको फास्ट ट्रैक में फांसी हो, या फांसी नहीं तो जनता के हवाले कर जाए। हम उनके हाथ पैर काट के उनके फेंक देंगे। मेरे साथ यहाँ पर इस्लाम हुसैन साहब हैं। इस्लाम हुसैन साहब, पत्रकारिता करते हुए भी आपने इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखी हैं।
उत्तराखंड के अंदर क्या इसी तरह का इतिहास रहा है महिलाओं के मामले में? एक 19 साल की बेटी जो सिर्फ रोजगार वहां पर कर रही थी, नौकरी कर रही थी, और इस तरह की चीजें आ जाएं। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात या खराब बात हुई है हाँ। कि जो प्रशासन है वो संवेदनहीन रहा। पूरे प्रकरण में प्रशासन ने कोई भी मुस्तैदी नहीं दिखाई। जैसे कि पटवारी की व्यवस्था है, उन्होंने 5 दिन इस बात में लगाया कि रिपोर्ट होने में या नहीं होने में। अगर रिपोर्ट पहले दिन हो गई होती तो ये नौबत नहीं आती। फिर ये रिपोर्ट होने के बाद जो लापरवाही की गई है, जो पेशबंदी की गई है अपराधियों की तरफ से, वो ये बताती है कि हमारा जो प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा असंवेदनशील और एक तरह से बड़े लोगों के पक्ष में रहा है। इस वजह से इसमें सारी लापरवाही हुई है। इसलिए हमारी ये मेरी मांग है, मैं उत्तराखंड सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष हूँ, ये मेरी इस मामले में मांग है कि पूरे प्रदेश में जीरो नंबर की रिपोर्टिंग की व्यवस्था की जाए। किसी भी महिला की या किसी भी अपराध पर कहीं पर भी रिपोर्ट होने की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाए। वो जीरो रिपोर्ट संबंधित थानों में चले जाए या रेगुलर पुलिस में या कहीं भी जानी हो चले जाए। नहीं, इस्लाम हुसैन साहब, जो सवाल अभी मैं अपनी बहन से कर रहा था, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा। जहां तो एक बार बात की जाती है कि उत्तराखंड के अंदर ही रोजगार मिले, पलायन ना हो, और जब छोटे बच्चे, छोटी उम्र की लड़कियां हैं, जब रोजगार मांगती हैं तो उनको गलत धंधा और गलत काम करने के लिए मजबूरी इस तरह से की जा रही है पूंजीपतियों द्वारा। ये इस तरह की चीजें उभरने लगी हैं। लोग यहाँ रहेंगे तो ये होगा। इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, और रोजगार भी नहीं है लोगों के पास। रेगुलराइजेशन जिसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं नीति नियामकता, वो खत्म हो गई है। हाँ। जो भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो श्रम कानूनों पर जो डंडा चलाया है, कोई ऊपर से नियंत्रण नहीं है, कोई उसको देखने वाला व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसी व्यवस्था हुई है। अगर लेबर कानून के तहत इसकी चेकिंग बराबर होती, ऐसा कहा जाता है कि उस रिजॉर्ट में 9 महीने पहले एक और लड़की गायब हुई है, आज ही की खबर है। अंग्रेजी मतलब लेबर लॉज जो कमजोर किए गए हैं, तो उनके नतीजे भी ये हैं, मतलब आप ये मानते हैं? नतीजे भी यही हैं, क्योंकि उन पर कोई भी अंकुश नहीं है। मतलब कोई रिजॉर्ट में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही नहीं मिल रही है। नहीं, उनका सत्यापन मालिक नहीं करा रहा है, क्योंकि उनको कम सैलरी दी जा रही है, पीएफ के मामले हैं, तमाम चीजें हैं। सारी चीजें जो है, क्योंकि पूरे हमारे भारत में लेबर लॉ को कमजोर कर दिया। लेबर लोगों जी वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो भी हैं, ठीक है, वहाँ पे इतने वर्कर थे, कोई इसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मालिकों ने उनको मना कर दिया। नहीं, जब हम लोग जब देखते हैं लेफ्ट के लोग जब मजदूर कानूनों की बात करते हैं तो उनको अखबारों में भी जगह नहीं मिलती, लेकिन जब इस तरह के नतीजे सामने आते हैं तो पता यही लगता है कि अगर उस रिजॉर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन होता, उनका इंश्योरेंस होता, उनका पीएफ कटता, लेबर कोर्ट में उनके जो लेबर ऑफिस होता वहाँ उनका नाम होता, तो फिर इतना आसान नहीं होता कुछ भी करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि उनका सत्यापन होता, जितने भी वर्कर होते हैं उनका सत्यापन होता, पुलिस वेरीफाई होता। हाँ बिल्कुल, वेरिफिकेशन होता, तो फिर मालिक की आसानी से हिम्मत नहीं होती है कुछ भी किसी के साथ, क्योंकि प्रशासन। और लेकिन ये है कि सत्ताधारियों की जो पुलिस प्रशासन ने कहा, ये भी एक प्रशासन के कब्जे में है, ये भी एक बड़ा मसला है। ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन, पूरी जो पुलिस व्यवस्था है, हाँ, वो संवेदनहीन हो गई है, संवेदनहीन हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमने इस बीच में 3-4 केस देखे। जगदीश हत्याकांड में भी यही हुआ। हाँ बिल्कुल, जगदीश हत्याकांड में भी यही हुआ। 5 दिन पहले रिपोर्ट होने के बाद मैरिज थी, उस पर पुलिस ने खबर 7 लाइव, उसमें पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। खबर 7 लाइव मैं पढ़ती हूँ, आपका देखती हूँ। तो ये आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर अभी तिकोनिया चौराहे पर हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ संगठन हैं, सामाजिक और पॉलिटिकल, और वो इस पूरे मामले में खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं अंकिता भंडारी को। जी राज्य आंदोलनकारी भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हैं, और इसी तरह के उदाहरण आपको पूरे राज्य में मिलेंगे। यहाँ तक कि राज्य के बाहर भी अगर देश की मुख्य मीडिया की बात करें तो ये मामला छाया हुआ है। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि मीडिया में मामला आता है और चला जाता है, लेकिन इस तरह की जो संवेदनहीन जो चीज़ें दिखाई दी हैं इन 5-7 दिनों में, वो लगातार हमें हर 3 महीने, हर 5 महीने या हर 6 महीने में दिखाई देती हैं। और इसी तरह के मामले मीडिया में छपते हैं, पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में ट्रायल होता है और फिर बंद हो जाते हैं। बड़े सवाल ये है कि व्यवस्था क्यों नहीं बदलती। सत्ता पक्ष से जुड़ा मामला होने के कारण चीज़ें ऊपर तो उठती हैं, लेकिन और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कहीं भी किसी गड़बड़ी में शामिल हैं, उन पर क्या फर्क पड़ा?
मेरे ख्याल से उन पर अभी तक कोई फर्क का मामला नहीं है। इसी तरह के ना जाने कितने इसी तरह के जुर्म हम हर दिन देखने को मिलते हैं। देश दुनिया के अखबार भरे पड़े हैं। तो साथियों, ज़रूरत है जागरूकता की, विशेषकर सरकारों को जगाने की ज़रूरत है और ये जो आम नागरिक हैं ये वही कर सकते हैं। तो साथियों, अंकिता भंडारी को लेकर पूरे प्रदेश में भूचाल आया हुआ है। सोशल मीडिया खोलें, टेलीविज़न खोलें या हम अखबार का पहला पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बात करें तो लगभग इसी के प्रदर्शन भरे पड़े हैं और सभी जगहों पर इस बात को गुस्सा है। तो साथियों, हम ये मुख्तलिफ संगठन हल्द्वानी में मोमबत्तियों को लेकर श्रद्धांजलि पेश करते हुए अपनी बात रख रहे थे और सरकार और इस पूरे मामले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो साथियों, मैं चलता हूँ और हमारे इस लाइव पर आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।